हम हाइपर कंजुगेशन से आज KOH अल्कोहलिक और अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन देखेंगे और इसके मेजर प्रोडक्ट को ऑब्जर्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमने अगर कोई अल्काइल हाइड लिया रेगुलर, ये एक नॉर्मल अल्काइल हैलाइड है 1 डिग्री, और इसकी हमने रिएक्शन करनी है KOH अल्कोहलिक के साथ। तो हमें पता है ये जो रिएक्शन है ये डीहाइड्रोहैलोजिनेशन है। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन के लिए कुछ चीज़ें आपने याद रखनी है। वो कौन सी? डीहाइड्रोहैलोजिनेशन में देखिए, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, अगर हम डीहाइड्रोहैलोजिनेशन की तरफ देखें, डी मीन्स रिमूवल, तो यहाँ पे डी रिमूवल है। और ये हाइड्रोजन हमेशा बीटा कार्बन से ही रिमूव करेंगे, और जो हैलोजन है ये हमेशा अल्फ़ा कार्बन से रिमूव करेंगे। तो आपने डीहाइड्रोहैलोजिनेशन जो वर्ड है इसमें ये वाली लाइन को अच्छी तरह से देखना, ये जो पॉइंट है। अब हम डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करने लगे हैं। देखिए, हमें पता है कि ये जो हैलोजन है इसके जो नेक्स्ट कार्बन है वो अल्फ़ा कार्बन है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको अल्फ़ा कार्बन और इसको बीटा कार्बन। तो एज़ पर रूल हमें पता है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम हाइड्रोजन को रिमूव करें बीटा कार्बन से तो क्या आएगा? देखिए, इसके साथ तो KOH, ये KCl आउट, और इसका एक हाइड्रोजन मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, ये O और H हमारे पास निकल आएगा। तो एक तो वाटर रिमूव करें और दूसरा इधर से KCl निकलेगा प्लस, और अल्फ़ा बीटा जो कार्बन्स हैं इनके बीच डबल बॉन्ड आ जाएगी। तो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन का जो प्रोडक्ट है वो एल्कीन है, और इस जगह पे हमें कौन सा एल्कीन मिला? इथीन। तो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन में अल्फ़ा कार्बन से हैलोजन, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हुआ। अब देखिए, अगर हमारे पास एक से ज़्यादा बीटा कार्बन आ जाए, यहाँ पे तो कोई बात ही नहीं है, ये बीटा ही 1 है। सपोज करिए ये कोई ऐसा कंपाउंड हमारे पास आया, ये वाला, और इसमें जो बीटा कार्बन एटम है 2 बीटा कार्बन एटम्स आ गए। बट इसमें भी एक चीज़ आपने गौर करनी है, ये जो दोनों बीटा कार्बन है ये सेम नेचर के है, अल्फ़ा ये बीटा और ये बीटा। अब इनकी नेचर सेम है, तो अगर हम इसको KOH अल्कोहलिक से रिएक्ट करवाएं तो देखिए सेम नेचर होने के कारण आप इन दोनों कार्बन जो है बीटा वाले किसी से भी हाइड्रोजन रिमूव करवा सकते हो। तो मैं आपको इसका प्रोडक्ट यहाँ पे प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। सपोज हमने यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाला और इधर से हैलोजन, एज पर डेफिनेशन ऑफ डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, तो ये वाला प्रोडक्ट आ जाएगा, क्योंकि दोनों बीटा कार्बन एटम एग्जैक्टली सेम है। प्रॉब्लम जो वर्स्ट बन जाती है वो कैसे, थोड़ा कॉम्प्लेक्स केस कब आएगा? अगर हमारे पास बीटा की नेचर ही बदल जाए, अगर हमारे पास बीटा कार्बन एटम्स की नेचर ही बदल जाए। इधर हम लेके चलेंगे डिफरेंट बीटा कार्बन एटम्स KOH अल्कोहलिक के साथ। अब देखिए, इस केस में आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो बीटा है वो CH2 है और दूसरा बीटा CH3 है। तो लाइए प्रोडक्ट हम फॉर्मेशन करें। ये अल्फ़ा, ये बीटा 1 कंसिडर करेंगे और ये बीटा 2 कंसिडर करेंगे। चलिए पहले बीटा 1 के अकॉर्डिंग आंसर लिखें। अगर हम बीटा 1 के अकॉर्डिंग लिखें तो यहाँ से एक H जाएगा और यहाँ से हैलोजन जाएगा, तो आंसर आएगा हमारे पास CH डबल बॉन्ड CH और
CH3। एक तो ये आंसर आ गया हमारे पास, मतलब प्रोडक्ट जो है वो β1 के अकॉर्डिंग। अगर हम एक और प्रोडक्ट देखें β2 के अकॉर्डिंग, तो इधर से हाइड्रोजन जाएगा तो प्रोडक्ट आएगा, ये वाला प्रोडक्ट आएगा। तो काफ़ी सारी बुक्स में ये बताया गया कि यहाँ पे लगाइए सेरचेफ रूल। ठीक है, सेरचेफ रूल यहाँ से तो आंसर दे देगा, बट हमने क्या लगानी, हमेशा हाइपर कॉन्जुगेशन। पहले आप सेरचेफ रूल देखिए। अगर हम सेरचेफ रूल देखें, अकॉर्डिंग टू सेरचेफ रूल हमें ये बताया गया है कि जब कभी भी एक से ज़्यादा बीटा कार्बन एटम आ जाए डीहाइड्रोहेलोजिनेशन में, तो उतने ही प्रोडक्ट्स बनेंगे। बट जो प्रोडक्ट हैं उनमें से मेजर प्रोडक्ट कैसे प्रेडिक्ट करते हैं, जो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम है उनके अराउंड कितने हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं। तो अगर हम ये डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स देखें तो यहाँ पे तो 1 और 2 हाइड्रोजन हैं, और अगर हम इन दोनों में देखें तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है। तो एज पर सेरचेफ रूल ये वाला हमारे पास मेजर प्रोडक्ट आएगा और ये माइनर, और हमें पता है जो माइनर है वो हमेशा हॉफमैन प्रोडक्ट माना गया, और जो मेजर है वो सेरचेफ प्रोडक्ट माना गया। और एक चीज़ इधर मैं और आपको क्लियर कर दूं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है वो ये समझते हैं कि जो सेरचेफ रूल है कि साइंटिस्ट का नाम है जी सेरचेफ ने दिया है, जबकि ये गलत है। जो सेरचेफ रूल है, ये मैं आज आपको एक रिवील कर रहा हूँ बात। सेरचेफ रूल जो सेरचेफ ने नहीं दिया, गिवन बाय जेटसेव। ये जेटसेव हमारे पास एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने ये रूल दिया। जैसे बच्चों को ऑफ बर्व प्रिंसिपल में भी ऐसे ही मिसअंडरस्टैंडिंग है कि इसका जो प्रिंसिपल ऑफ बर्व ने दिया, जबकि वो हंट्स ने दिया, हमें ये भी पता है। ठीक है, और उसके साथ बोहर जो थे उन्होंने कोलैबोरेशन की थी। तो इसी तरह सेरचेफ रूल किसी साइंटिस्ट ने दिया, वो है जेटसेव। एनीवे यहाँ पे देखिए, मैं आपको सेरचेफ रूल कहाँ पे फेलियर करेगा वो ये केस देखिए ज़रा। आप यहाँ पे हैरान हो जाएंगे कि सेरचेफ रूल के अकॉर्डिंग भी कई बार आंसर हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाते। तो हमें किसका सहारा लेना पड़ेगा, हमें हाइपर कॉन्जुगेशन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। अब डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाएंगे कैसे, ये तो हमें पता है, ये अल्फ़ा कार्बन है और ये मैं β1 ले रहा हूँ, ये β2 और ये β3। तो चलिए 1 बाय 1 प्रोडक्ट देखते हैं। फर्स्ट मैं β1 के अकॉर्डिंग डायरेक्ट प्रोडक्ट आपको दे रहा हूँ। अगर β1 के अकॉर्डिंग देखें, हमें पता है यहाँ से H निकलेगा और यहाँ से हैलोजन, तो β1 के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट आएगा CH2, क्योंकि आपको पता है अल्फ़ा और बीटा के बीच हमेशा डबल बॉन्ड आ जाएगी। तो एक तो प्रोडक्ट ये आ गया, अभी बात करेंगे फर्दर किस तरह से चलना। और अगर हम β2 के अकॉर्डिंग देखें तो ये β2 इस जगह से हाइड्रोजन निकलेगा, तो बाकी कार्बन हम टच नहीं करेंगे और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गई। और नेक्स्ट इज β3। अब β3 यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, तो प्रोडक्ट देखिए, बाकी वाले बीटा कार्बन हमने इंटैक्ट रखने। अब चलिए सेरचेफ रूल लगाएं। सेरचेफ रूल ने क्या बोला कि जो डबली बॉन्डेड कार्बन है, अगर हम यहाँ पे β1, β2 और β3 सेरचेफ के अकॉर्डिंग देखें, अगर मैं इसको सेरचेफ के अकॉर्डिंग बोलूँ तो आप देखिए इसमें डबली बॉन्डेड कार्बन के अराउंड 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे कोई भी नहीं, तो यहाँ पे β2 में 2 हाइड्रोजन आए, β1 में सॉरी। और उसके बाद β2 में देखिए डबली बॉन्डेड, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन आ गया, डबली बॉन्डेड कार्बन देखिए। β3 में भी देखिए 1 हाइड्रोजन आ गया। क्यों जी हो गया, यहाँ पे सेरचेफ रूल के अकॉर्डिंग बच्चा कंफ्यूज हो गया, क्योंकि स्टूडेंट कैसे कंफ्यूज हो जाएंगे, सेरचेफ ने तो बोला जिसमें कम आए वो मेजर, तो क्या ये दोनों थोड़ा मेजर आ जाएंगे β2 और β3 के।
तो इस सिचुएशन में आपने सेडजेफ रूल नहीं लगाना, इस सिचुएशन में आपने लगाना है हाइपर कॉन्जुगेशन। अगर हम हाइपर कॉन्जुगेशन लगाएंगे तो ये आपका आंसर कभी भी फंसेगा नहीं, हाइपर कॉन्जुगेशन ही आपने ट्रीट करनी है। अब मैं बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3 के अकॉर्डिंग आपको आंसर बताने लगा हूँ। देखिए जी, जो हाइपर कॉन्जुगेशन आपने देखनी है, डबली बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन कौन से है उनके साथ हाइड्रोजन, डबली बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट, ये डबली बॉन्डेड कार्बन है, इससे नेक्स्ट एक ये वाला, इससे नेक्स्ट ये वाला, इससे नेक्स्ट तो कोई है ही नहीं। तो बीटा 1 में कितने हाइड्रोजन आ गए, ये 2 यहाँ पे और 2 इधर से, तो टोटल बीटा 1 में 4 हाइड्रोजन आ गए अकॉर्डिंग टू हाइपर कॉन्जुगेशन। बीटा 2 चेक करिए, डबली बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट, ये डबली बॉन्ड है, इससे नेक्स्ट ये वाला और इससे नेक्स्ट ये वाला और डबली बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट ये वाला, तो टोटल 3, 3 6 और 2 8। तो यहाँ पे आ गए हमारे पास 8 हाइड्रोजन। इसी तरह बीटा 3 में डबली बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट ये वाला, डबली बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट ये वाला और डबली बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट ये वाला, तो हमारे पास 2, 5 और ये 7, तो 7। तो यहाँ पे क्लियर कट आंसर ये, दिस वन इज मेजर प्रोडक्ट, मतलब ये हमारे पास जो मेजर प्रोडक्ट आएगा। तो कहने की बात ये है कि आपके पास जब कभी भी मोर देन 1 बीटा कार्बन एटम आ जाए तो आप बच्चों ने क्या करना है, आपने हमेशा हाइपर कॉन्जुगेशन के अकॉर्डिंग ही डिहाइड्रोहैलोजिनेशन का आंसर करना, तो कभी भी नहीं फंसेंगे। सेडजेफ रूल में मैंने आपको दिखा दिया कहाँ पे ये सेडजेफ रूल कभी थोड़ा सा फेलियर शो करता है। तो हमारे पास सबसे ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन के साथ ही करेक्ट आंसर आएंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आपको इक्वेशंस और ये सब तरह की रिएक्शन समझ लग रही है तो आप शेयर भी कर सकते हैं।